फिर हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी की इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और मेडुअल हिस्ट्री की कह सकते हैं तीसरी क्लास खत्म हो गई है और मेडुअल हिस्ट्री भी खत्म हो गई है। बस जरा सा आपकी मेडुअल हिस्ट्री बची हुई है, उसके बाद से आपकी मेडुअल हिस्ट्री क्या होगी, खत्म हो जाएगी। मैक्सिमम 15 मिनट की क्लास आपकी मेडुअल हिस्ट्री की बची हुई है। अब बात आती है ना कि मॉडर्न शुरू कहाँ से माना जाए। कुछ लोग क्या होता है कि जब उत्तर मुगल काल स्टार्ट होता है वहीं से, यानी जैसे ही औरंगजेब 6 इंच छोटा हुआ वैसे ही माना जाता है कि मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होगी। ठीक है, तो हम लोग आज की क्लास में कोशिश करेंगे कि उत्तर मुगल काल भी खत्म कर लेंगे और मराठा भी खत्म कर लेंगे, प्रीलिम्स के नजरिए से, वो भी पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीसीएस, यूपीएससी के नजरिए से नहीं। यूपीपीसीएस मतलब सभी पब्लिक सर्विस कमीशन इसी में शामिल हो जाते हैं। तो आज का टारगेट समझ गए। इसी क्लास में आपकी मॉडर्न स्टार्ट भी हो जाने वाली है। ये क्लास लगभग 35 मिनट की होने वाली है, तो ध्यान देंगे इसी क्लास में आपकी मॉडर्न स्टार्ट हो रही है। क्लियर सुन लेना है। अब चलिए बात क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यूपीएससी हिंदी दोस्तों देखेंगे कि एक प्री टाइम बैच और एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। अभी बैच जस्ट स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और उसमें एडमिशन चल रहे हैं और उस एडमिशन में अभी 25% की ऑफ भी चल रही है। तो क्रैश कोर्स भी चल रहा है, और लिख के ले लीजिए, अगर आपने यूपीएससी हिंदी की वो क्रैश कोर्स कर ली, टेस्ट सीरीज अच्छे से सॉल्व कर ली, ठीक है, ये रिवीजन कोर्स तो मैं चला ही रहा हूँ, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं है। पर इस रिवीजन कोर्स की एक सीमा ये है कि देखिए 60 दिन में मुझे बहुत सारी चीजें खत्म करनी है। मैं वन मैन आर्मी हम यहाँ पे जितनी स्पीड, मतलब मुझे बात यही पड़ती है ना कि यहाँ पे क्या है, एकदम फोकस्ड है कि यार वो जो यूपीपीसीएस जिस एरिया से पूछती है उस एरिया को फोकस करेंगे। तो यहाँ पे एक बार हो सकता है कि यूपीपीसीएस अपना थोड़ा सा ट्रेंड बदले तो आपके हाथ से क्वेश्चन निकल जाए, ठीक है। वहां पे ऐसा कुछ फोकस नहीं है। वहां पे चित्रावली को जो चित्रात्मक प्रस्तुति है उसको एक बेस बुक बना के उसके अराउंड सारी चीजें पढ़ा दी गई हैं और बेहतरीन पढ़ाई गई हैं। एक बार मेरा मानना है, आप लोग अपने पॉकेट से अगर चंद रुपए खर्च कर लेंगे तो प्रीलिम्स की बेहतरीन तैयारी आप लोग महज अपने पॉकेट से, मेरा मानना है कि 2,000 रुपए खर्च करके कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 25% की ऑफ है, तो अराउंड इतनी ही फीस पड़ जाएगी वो टेस्ट सीरीज की और प्री टाइम बैच की। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जुड़ेंगे, ठीक है। और उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे संपर्क कर लेंगे। ये वो नंबर है, डिटेल है, यहाँ पे आप लोग जानकारी ले लेंगे, सारी क्लास हो जाएगी, ठीक है। और ध्यान देंगे आपकी हिस्ट्री चल रही है और कल से आपकी क्या है, भारतीय राजव्यवस्था भी स्टार्ट हो जाएगी। ये तो चीज क्लियर दिमाग में रखना है। मेरा टारगेट था कि 15 अप्रैल तक ये 3 चीजें खत्म करने का। मैं कोशिश करूंगा कि 15 अप्रैल तक ये तीनों चीजें खत्म हो जाए, ठीक। ठीक है, हम लोग को थोड़ा सा दारा सिको देखना है एक्चुअली, और फिर औरंगजेब देख के आपकी मेडुअल खत्म हो जानी है। देखिए, दारा सिको के बारे में केवल 2 फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, क्योंकि दारा सिको का ड्यूरेशन कुछ था ही नहीं, चंद मिनट का भी नहीं था, ठीक है। आप समझ जाइए कि निर्वात की स्थिति में थोड़ी देर के लिए था, ठीक। दारा सिको के बारे में क्या है, एक चीज ध्यान देंगे कि दारा को बेसिकली क्या ना, लघु अकबर की संज्ञा दी जाती है। इतिहास में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे लेनपुल के द्वारा लघु अकबर कहा गया है। तो चूंकि अकबर के पदचिन्हों पे यह चला था, यह भी एक सहिष्णु एवं उदार था, यही कारण है कि दारा को लघु अकबर की संज्ञा लेनपुल महोदय के द्वारा दी गई है। दारा की एक बुक है जिसका नाम है मज्म उल बहरीन, ध्यान देंगे, दारा की एक बुक है दोस्तों जिसका नाम है मज्म उल बहरीन, इस चीज को ध्यान देना है। ये देखिए स्क्रीन पे, ठीक है, ये दारा की बुक है। दारा की इस बुक का नाम है मज्म उल बहरीन। अब देखेंगे औरंगजेब अपने भाइयों की हत्या करके, अपने भाइयों से उत्तराधिकार का लड़ाई करके सम्राट बनता है। अब बात आती है कि औरंगजेब के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उस चीज को देखेंगे। ध्यान देंगे, अब मुगल कमजोर हो रहे हैं, मुगल कमजोर हो रहे हैं, तो नो डाउट कि उस ड्यूरेशन में मराठा है, मराठा और जो आपके रजवाड़े हैं, इन्हीं में से कोई इनका विकल्प बनता। हालांकि रजवाड़े तो ऑलरेडी इनके अंतर्गत थे, ठीक है, मराठा ही केवल बचे हुए थे। अब ध्यान देंगे औरंगजेब को, ध्यान देंगे एक स्टेटमेंट आता है कि औरंगजेब को जिंदा पीर कहा गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे कि औरंगजेब को जिंदा पीर कहा गया है, ठीक। औरंगजेब के ड्यूरेशन में क्या है कि शिवाजी का उधर उत्थान हो रहा है, ठीक।
अब क्या होगा कि औरंगजेब बहुत डरेगा कि यार साउथ मेरे कब्जे में तभी रहेगा ना जब शिवाजी कंट्रोल में रहेंगे, ध्यान देंगे, क्योंकि साउथ के दो क्षेत्रों को, क्योंकि ये साउथ का विजय करना चाहता था कौन, औरंगजेब, और साउथ के बेसिकली दो क्षेत्र जो बीजापुर और गोलकुंडा था, इन दोनों क्षेत्रों का ये विजय करना चाहता था। इसको लगा कि अगर शिवाजी इन दोनों से मिल गए तो मेरा विजय असफल रहेगा, यानी विजय नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या सोचता है कि भाई शिवाजी के साथ एक ट्रीटी हो जाए। शिवाजी के साथ एक ट्रीटी करने के उद्देश्य ये जयसिंह को भेजता है। जयसिंह और शिवाजी के बीच में लड़ाई चलती है, उसके बाद से पुरंदर की संधि होती है। पुरंदर की संधि में जयसिंह शिवाजी से कहेंगे कि मित्र आओ और चलते हैं दरबार में, दरबार में सम्राट तुम्हारा स्वागत करेगा। शिवाजी भी रिस्पेक्ट की उम्मीद में कहा जाते हैं, और इसके दरबार में जाते हैं, किसके, औरंगजेब के। हालांकि दरबार में इनको ना केवल अपमान किया जाता है, छल पूर्वक इनको गिरफ्तार भी किया जाता है। ठीक है, किसको किसको, शिवाजी। और चूंकि शिवाजी ना केवल खुद गए थे, ये अपने पुत्र संभाजी को भी लेके गए थे। क्यों? क्योंकि जयसिंह बोले थे कि सम्मानित किया जाएगा, तो कोई भी पिता क्या चाहता है भाई कि सम्मान मिला तो बड़ा बेटा जो उत्तराधिकारी वो साथ रहे, ठीक है, उस पल का अनुभव करे। अब शिवाजी को ये चीज समझ में नहीं आई, ठीक है, शिवाजी और संभाजी दोनों लोग अरेस्ट हो जाएंगे। हालांकि कुछ परिस्थितियां ऐसी उभरती हैं, अपनी कूटनीतिक क्षमता के कारण शिवाजी औरंगजेब की कैद से मुक्त हो जाएंगे और फिर से वो अपने मराठा वाले क्षेत्र पे निकल जाएंगे और एक स्वतंत्र राज्य की, मराठा राज्य की नींव रखेंगे, ध्यान देंगे। लेकिन अभी भी जो है कि आपकी देखेंगे संभाजी इनके कैद में रहते हैं, इस चीज को दिमाग में रखना है कि अभी भी संभाजी क्या है कि किसकी कैद में है, मुगलों की कैद में है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, औरंगजेब जब आता है तो इसकी एक अच्छा काम क्या रहता है कि कुछ स्थानीय करों में मुगलों ने कुछ स्थानीय कर लगाए थे जो कि अतिरिक्त करता करभार के तौर पे था पब्लिक के ऊपर। जैसे एक राहदारी कर ली जाती थी, ठीक है, एक राहदारी कर और एक पानदारी कर, ये व्यापारिक चुंगी होती थी, ध्यान देंगे। तो राहदारी और पानदारी, ये दो कर थे, ये एक आर्थिक बोझ के तौर पे पब्लिक के ऊपर थे। तो औरंगजेब की एक अच्छी बात ये थी कि इन स्थानीय करों को ये खत्म कर देता, ठीक है, औरंगजेब इन स्थानीय करों को क्या करेगा, खत्म कर देगा। मैंने स्टार्ट में ही कल की क्लास में बोला था कि औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान है, एक कट्टर सुन्नी मुसलमान है। हालांकि ये भी अपनी बीवी से बड़ा प्रेम करता था, ध्यान देंगे, और कहता था कि जैसा पिताजी ने माताजी के लिए मकबरा बनवाया है, ठीक है, ताजमहल, वैसा ही मैं तुम्हारे लिए बनवाऊंगा। जीते जी क्या दिया नहीं पता, लेकिन मरने पे उसका शौक था कि वो ताजमहल के जैसा अपनी बीवी को दफनाएगा, ठीक है, जैसे ताजमहल में मुमताज का मकबरा था, ठीक है। अब देखेंगे इसके लिए इसने सपना देखा कि मैं अपनी पत्नी के लिए क्या करूंगा कि द्वितीय ताजमहल बनाऊंगा और उसका नाम रखा बीबी का मकबरा। हालांकि ध्यान देंगे इसको अंधी नकल कही जाती है, इसलिए क्योंकि नाम भले द्वितीय ताजमहल था लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाया, यानी द्वितीय ताजमहल की तरह वो मकबरा बन नहीं पाया था, इस चीज को ध्यान देंगे। तो ताजमहल बनाने की दूसरी कोशिश इसने की थी, उसके बेटे ने। अब देखिए औरंगजेब बीजापुर और गोलकुंडा जीत लेगा, इस चीज को ध्यान देंगे, औरंगजेब बीजापुर गोलकुंडा जीत लेगा, कुछ दिन शासन करेगा, उसके बाद से जब ये कमजोर पड़ेगा, इसकी स्थिति कमजोर होगी, तो इसके पुत्रों के बीच में भी उत्तराधिकार का युद्ध होगा। इसके लिए एक चीज ध्यान दीजिए, कहते हैं ना कि जैसे को तैसा, खुर्रम अपने बाप से बगावत किया हुमायूं से, ठीक है, सॉरी, ठीक है, खुर्रम बगावत किया शाहजहां अर्थात, ठीक है, अपने बाप के साथ छल करके वो शासन में आया, ठीक है, शाहजहां के बच्चे बगावत करेंगे, ठीक है, औरंगजेब आएगा बगावत करके, औरंगजेब के भी बच्चे में अब लड़ाई होगी, और इसके बाद से देखेंगे अगला राजा आएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो जो देखेगा, कहा जाता है ना कि अब बाप पे बच्चे पढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो संस्कार आप ऊपर देंगे वही संस्कार छन के नीचे आते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप देखने को मिलेगा इस मुगल पीरियड में, जिस जिस गंदी प्रथा की न्यू शाहजहां ने रखी थी, वो न्यू तब तक चलती आती है जब तक पूरा मुगल साम्राज्य तहस नहीं हो जाता है। अब इस चीज को समझिएगा। अब एक चीज समझेंगे, यहाँ पे औरंगजेब के बारे में एक फैक्ट लिखा है कि औरंगजेब गुरुवार को क्या होता था, गुरुवार की रात को पीरों की मजार एवं कब्रों पर दिए जलाने की प्रथा को बंद करवा देता। बोला कि भैया गुरुवार को क्या है कि कोई भी लोग मजार पे, ठीक है, दिया हुआ नहीं जलाएंगे, इस चीज को दिमाग में रखना है, ठीक है, और कब्रों पे। तो ये एक इसका रिस्ट्रिक्शन था, अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। औरंगजेब चूंकि एक कट्टर मुसलमान था, इसका एक टारगेट क्या था कि इस देश को, ध्यान देंगे, उसका एक टारगेट था कि इस देश को दारू उल इस्लाम देश बनाना था, ठीक है। तो भैया जिसका भी टारगेट रिलीजियस रहेगा वो यही चाहेगा कि ऐसा ही बना दे, ठीक, ठीक है। चूंकि इसका टारगेट था कि भैया इसको हमें एक इस्लाम देश के तौर पे प्रेजेंट करना, तो हिंदुओं के सभी त्योहारों एवं उत्सवों पे क्या करेगा, रोक लगाएगा। औरंगजेब के ही ड्यूरेशन में क्या था ना, जाट अपने मूड में आ जाएंगे,
बोलेंगे चल बेटा अब तुमको दिखाते हैं हम, ठीक है। दो जाट नेता जिनका नाम था गोकुल और राजाराम, औरंगजेब को इनकी असली औकात ये दो बताते हैं, ठीक है। विद्रोह भयानक करेंगे, औरंगजेब इसको दबा नहीं पाएंगे, ठीक है। कुल खैर शासन व्यवस्था तो इनके हाथ में थी, दबा नहीं पाएंगे इन द सेंस पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाएंगे। हालांकि इस बीच में गोकुल की मृत्यु हो जाती है, जाट नेता गोकुल की मृत्यु हो जाती है, लेकिन राजा राम इस पूरे मूवमेंट को संभालते, क्योंकि इसकी पॉलिसी बहुत गंदी थी। इधर तुम विद्रोह हो रहा है, तुम चले जा रहे हो साउथ में लड़ाई करने, साउथ में शिवाजी जैसा खतरनाक इंसान बैठा है, तो तुम साउथ में भी पंगा ले रहे हो और उत्तर में जाट पंगा दे रहे हो तुमको, ठीक है। निपटो कहाँ निपटोगे, ठीक है। अब क्या है, तुम्हारा व्यवहार एक कट्टर मुस्लिम वाला हो गया, तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारे सेना में कौन है कि मैक्सिमम हिंदू सेनापति हैं, वहां भी तुमको प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। अब देखिए हुआ क्या, राजा राम की मृत्यु नहीं होती है। राजा राम क्या करेंगे, राजा राम इस पूरे विद्रोह को लीड करेंगे। और राजा राम के साथ साथ क्या है कि एक उनका भतीजा था चूड़ामन, वो भी क्या है इनका बहुत साथ देगा। चूड़ामन क्या करेगा कि औरंगजेब के ड्यूरेशन में भरतपुर राजवंश की नींव डालेगा, इसको ध्यान देंगे, भरतपुर राजवंश की नींव डालेगा। राजा राम मोहन राय की सॉरी राजा राम मोहन राय नहीं, गलत निकल गया, राजा राम के साथ मिलके, ठीक है। वो नाम जब मैच कर रहा तो यही होता है, ठीक है। तो राजा राम के साथ मिलके क्या है कि वो क्या करेगा कि भरतपुर राजवंश की नींव डालेगा। अब भरतपुर राजवंश की नींव कैसे पड़ी, ये स्टोरी आपको पता चल गई। एक विद्रोह की जननी थी भरतपुर राजवंश का उद्भव होना। अब देखिए, अब औरंगजेब की कुछ अच्छी बातें यहाँ पे लिखी गई है। खुद तो वीणा बजाता था, खुद तो संगीत का शौकीन था, लेकिन रिस्ट्रिक्शन लगा देगा संगीत पे, मेरे अलावा कोई नहीं। अपने बीड़ा बजाएगा लेकिन दूसरे को संगीत नहीं करने देगा। आप समझ गए। तो ये इसकी एक थी। सिक्कों पे कलमा खुदवाएगा, ठीक है, इसी के ड्यूरेशन में। अब यहाँ पे देखेंगे इसका एक चिकित्सक था जो कि फ्रांसीसी यात्री था, उसका नाम था फ्रांकोइस बर्नियर। तो क्वेश्चन आएगा कि किस मुगल शासक का चिकित्सक एक फ्रांसीसी था, ठीक है। तो ध्यान देंगे वो औरंगजेब था, उसका नाम था फ्रांकोइस बर्नियर। फ्रांकोइस बर्नियर नाम आप लोग को याद रखना है, ठीक है। और अंततः क्या है कि औरंगजेब की मृत्यु होगी 1707 में। 1707 में जब इसकी मृत्यु होगी तो इसके पुत्र सोचेंगे कि मैं बन जाऊं, और इस मैं की लड़ाई में एक भयानक युद्ध होगा। ध्यान देंगे, मैं आपको दिखाता हूं, शायद कहीं लिखा हो, नहीं लिखा होगा तो भी बताते हैं। ठीक है, बस मुझे एक सेकंड टाइम देंगे अभी। ठीक है, देखिए अब क्या होता है कि जब औरंगजेब की मृत्यु होगी तो इसके सारे पुत्र क्या होंगे, एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे कि भैया मैं राजा, मैं राजा, मैं राजा। इसके तीन पुत्र थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। इस इस उत्तराधिकार की लड़ाई में अंततः मुअज्जम की जीत होती है। ध्यान देंगे, इस उत्तराधिकार की लड़ाई में अंततः मुअज्जम की जीत होती है। और ये मुअज्जम, यही मुअज्जम क्या है, आगे चल के बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता है। अब समझिए, अब आपको एक चीज समझ में आ रही है यार, शाहजहां से उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही है, ठीक है। शाहजहां भी उस उत्तराधिकार की लड़ाई में अपने भाइयों के साथ दगाबाजी करेगा, उनको मारेगा, ठीक है, अपने पिता को कैद कर लेगा, शाहजहां बनेगा। उसके बाद से आप देखेंगे पूरी की पूरी मुगल क्या ना उत्तराधिकार की लड़ाई से लड़ रही है, ठीक। अब क्या है कि बहादुर शाह प्रथम जब मतलब आएगा फाइनली, तो ये इतनी आसानी से नहीं आएगा, ठीक है। बहादुर शाह प्रथम को भी क्या है कि आजम कामबख्श से लड़ाई करनी पड़ती है। अब देखेंगे शासन बनने के बाद ये क्या करेगा, शासन बनने के बाद ये साहिब ए खबर इसको कहा जाता था। ध्यान देंगे, साहिब ए खबर इसको कहा जाता था। इसने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, ठीक है। जजिया कर को ये क्या करेगा, समाप्त करेगा। थोड़ा सा पब्लिक का विश्वास जीतने की कोशिश करेगा कि जो औरंगजेब की पॉलिसी थी ना, ये औरंगजेब की पूरी पॉलिसी ही बदल देगा। जैसे औरंगजेब ने साहू को कैद में कर लिया, ये साहू को छोड़ देगा। ध्यान देंगे, औरंगजेब क्या करेगा, जजिया कर लगाया, ये जजिया कर को समाप्त कर देगा। सारी पॉलिसीज की अगेंस्ट जाती है, क्योंकि इसका मानना था कि हम कट्टर मुस्लिम बन के भारत पे शासन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप देखें, साहिब खबर इसके लिए इसलिए कहा जाता था कि चुटपुट काम छोड़ के कोनो काम नहीं किया, ठीक। बाद में क्या होगा देखेंगे कि इसके बाद से जब इसकी मृत्यु हो जाएगी तो बारी आती है जहांदर शाह की। जहांदर शाह जुल्फिकार खां की मदद से क्या होता है कि ये शासन में आएगा, ठीक है। इसकी एक पोस्ट क्या होती है, इसको लंपट मूर्ख कहा जाएगा। और ये जहांदर शाह था, एक वेश्या से प्रेम कर बैठता है, ठीक है, उसका नाम था लाल कुंवरी। अब सोचिए, मुगल डूब रहा है लेकिन इनको प्रेम की पड़ी है, ठीक है। पूरा मुगल डूब गया लेकिन इस शख्स का दिमाग उससे नहीं गया, लाल कुंवरी से नहीं हटा, ठीक है। तो ये लाल कुंवरी अपने दिमाग में रख जाना कि पूरे मुगल के पतन में
बराबर की हिस्सेदार है ये, ठीक है। क्योंकि ये क्या हिस्सेदार है, मेन तो हिस्सेदार ये है, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सा उपाधि जयसिंह शुरू से इन लोग के साथ है रजवाड़े, ठीक है। तो जयसिंह को बोलेंगे भैया तुम मिर्जा राजा की उपाधि लो, जयसिंह खुश। उसके बाद से क्योंकि औरंगजेब इनके खिलाफ चला जाता है, ध्यान देंगे, औरंगजेब में जयसिंह से और अजीत सिंह से संबंध बिगड़ जाते हैं, तो ये क्या करेगा, इनसे संबंध अच्छा करेगा, आज जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दे देगा, ठीक है। और उनको क्या, मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि देगा, ठीक है। आप देखेंगे कि पूरी पॉलिसी है औरंगजेब के अगेंस्ट आ रही है, जिससे औरंगजेब के संबंध खराब है, जहांगीर शाह उनसे संबंध अच्छा रखेगा, यहां तक कि मराठों से संबंध अच्छा रखने के लिए छोड़ देता है उनको, ठीक है, शिवाजी के बच्चे को। आप देखेंगे पूरी कहानी आप समझिए। बाद में फरुखसियर आता है, फरुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है, जान देंगे, ठीक है। फरुखसियर के बारे में ये है किसने बांदा बहादुर को फांसी दे दी थी, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखेंगे। बाद में मोहम्मद शाह आएगा, मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता था, ध्यान देंगे, ठीक। तो आप देखेंगे इसी तरीके से क्या है, यहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से समझाया गया है, ये देखिए, ठीक। बहादुर शाह प्रथम के बाद से जिसको साहिब खबर कहा जाता था, इसकी बारी आई जहांगीर शाह की, इसको लंपट मूर्ख कहा जाता था। इसके बाद से फरुखसियर की बारी आई, इसको घृणित कायर कहा जाता था। इसके बाद से मोहम्मद शाह की बारी आई, इसको रंगीला कहा जाता था। इसके बाद से अहमद शाह की बारी आई, इसके बाद से आलमगीर द्वितीय की, शाहजहां द्वितीय की, अकबर द्वितीय की, फिर बहादुर शाह जफर की। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप मोहम्मद शाह को देखिए, ठीक है। यहाँ पे क्या करिए, मोहम्मद शाह को देखिए। जब आप लोग मोहम्मद शाह को देखेंगे तो आपको ये चीज आपको दिख रही होगी कि यार मोहम्मद शाह नियर अबाउट 30 साल तक शासन किया है। अगर ये लाचार शासक नहीं रहता ना तो ये मुगल को बचा लेता, क्योंकि बाकी लोग देखेंगे, यहाँ पे आप 6 साल देखेंगे, यहाँ पे 1 साल देखेंगे, यहाँ पे आप इसका 5 साल देखेंगे, सब लोग 1 साल, 1.5 साल, आधा साल, 2 महीना, 3 महीने की शासन किया, लेकिन ये 30 साल शासन किया रंगीला, ठीक है। तो इस सबसे उत्तर मुगल काल में सबसे ज्यादा शासन किसने किया है, मोहम्मद शाह रंगीला ने किया है, इसी को ध्यान देंगे। बहादुर शाह जफर को 1857 से ही ये पूरी पोस्टिंग खत्म हो जाती है, तो लास्ट कौन होते हैं, बहादुर शाह जफर होते हैं। बहादुर शाह जफर के पहले कौन था, अकबर द्वितीय था। अकबर द्वितीय, यहां से देखेंगे ना, नीचे से ऊपर जाएंगे जब 4, तो सब द्वितीय द्वितीय है, ये देखिए द्वितीय, ये देखिए द्वितीय, ठीक है, ये द्वितीय, ध्यान देंगे। आलम शाह, शाह आलम, अकबर और बहादुर शाह, नीचे के 4 को यूपीपीएससी ऑर्डर में भी पूछती है, एक क्वेश्चन ये पूछती है, बाकी मैच करवाती है कि बहादुर शाह को क्या कहा जाता था, साहिब खबर, जहांगीर शाह को क्या कहा जाता था, लंपट मूर्ख, फरुखसियर को घृणित कायर, मोहम्मद शाह को रंगीला, ये पूछ देती है मैचिंग में। तो उत्तर मुगल काल में बस आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। उत्तर मुगल काल से आप एक चीज समझ सकते हैं कि आप अपनी पीढ़ी को अच्छी नॉलेज दीजिए, ठीक है, और अच्छी संस्कार दीजिए। जब आप गलत कृत्य करेंगे तो आपके साथ वही होगा। इस पूरे मुगल की पीरियड में देखेंगे, शाहजहां ने अपने बाप को मारा, तो उसके बाद से जितने बेटे पैदा हुए सबने अपने बाप के साथ, अपने भाई के साथ दगाबाजी की है, सबके सब, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मराठा देख लेते हैं, ठीक है। ये खून है, ठीक है, इसको परेशान नहीं होंगे, ये समझ गए होंगे किसका खून होगा, कमेंट करके आप लोग बता सकते हो, ठीक है। अब क्या है कि मराठा साम्राज्य की न्यू, मराठा साम्राज्य का बेसिक अंतर तो पता ही चल गया। पहले क्या है कि एक वृक्षछाया क्षेत्र में इनका साम्राज्य पड़ता था, जिस जगह पे शिवाजी एक्टिव थे, ठीक है। एक बीच की एक स्टोरी होती है, पुरंदर की संधि होती है, पुरंदर की संधि के थ्रू ये औरंगजेब के आश्रम में जाएंगे, औरंगजेब के आश्रम में नहीं, दरबार में जाएंगे, वहां पे इनको बंदी बनाया जाएगा, अपने बंदी बनाए जाएंगे, फिर वहां से छूट के भगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की नींव रखेंगे, ध्यान देंगे, यहाँ आएंगे तो एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की नींव रखेंगे, ठीक है। अब कुछ बेसिक फैक्ट शिवाजी के बारे में आता है कि शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था, तो एक सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। इनके पिताजी का नाम भोसले था, ठीक है, और माता जी का नाम जीजाबाई था। गुरु का नाम इनके रामदास था। ये बेसिक फैक्ट है शिवाजी के बारे में, जो आप लोग जानेंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानेंगे तो पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। बीजापुर और औरंगजेब, बीजापुर के सुल्तान ने और औरंगजेब ने शिवाजी पे नकेल कसने की बहुत कोशिश की। जैसे बीजापुर के सुल्तान ने इनका दमन करने के लिए अफजल खां को भेजा था, ध्यान देंगे, बीजापुर के सुल्तान ने इनका दमन करने के लिए अफजल खां को भेजा था, तो औरंगजेब ने शाइस्ता खां को। ये पेपर में क्वेश्चन आता है, क्योंकि दोनों में क्या है, खां वर्ड है, ध्यान देंगे, दोनों में खां वर्ड है, और इसलिए एग्जामिनर को लगता है कि बच्चा बीजापुर वाले को भेज देगा शाइस्ता में, औरंगजेब को भेज देगा अफजल में, ध्यान देंगे। तो ध्यान देंगे, बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां को भेजा था, इसी को दिमाग में रखना है। बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां को दमन के लिए भेजा था, और औरंगजेब ने, ठीक है, शाइस्ता खां को।
दक्षिण का गवर्नर बनाया था ताकि वो शिवाजी को समाप्त कर सके, अर्थात उनका दमन कर सके। इस चीज को ध्यान देंगे। तो ये अफजल खां को दिमाग में रखना है, ठीक है, बीजापुर से, और औरंगजेब को दिमाग में रखना है शाइस्ता खां से। यहाँ पे ये फैक्ट फंसता है, इसलिए मुझे लगा ये चीज आप लोग को 2-3 बार बता देनी चाहिए। पुरंदर की संधि आप लोग जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको यूपी पीसीएस पूछी हुई है, इस चीज को ध्यान देंगे। यहाँ पे एक फैक्ट रखेंगे, तो बनारस के एक पंडित थे जिनका नाम था गंगा भट्ट, ध्यान देंगे, विश्वेश्वर या गंगा भट्ट, विश्वेश्वर या गंगा भट्ट इनका नाम था, ठीक है। इन्होंने शिवाजी को क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक करवाया था। तो राज्याभिषेक किसने करवाया था, ये फैक्ट भी आप लोग समझ होंगे, ठीक है। तो शिवाजी के बारे में यही सब फैक्ट बनते हैं, पुरंदर की संधि के ऊपर बनते हैं, किसने इनका राज्याभिषेक करवाया था, ठीक है। और ये सब चीजें बेसिकली शिवाजी के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। शिवाजी की शासन व्यवस्था देखेंगे, तो शिवाजी जो शासन चलाते थे वो अष्ट प्रधान के नाम से चलाते थे, ध्यान देंगे। 8 जो मंत्री थे, मंत्रिपरिषद थी, उसके हिसाब से अष्ट प्रधान कौन थे, तो अष्ट प्रधानों में एक पेशवा आता था, पेशवा के पास कौन आता था, अमात्य आता था, ध्यान देंगे, पेशवा और अमात्य। पहले ये चीज, पेशवा क्या होता था, तो ये राजा का प्रधानमंत्री होता था। आगे पेशवाओं का दौर आता है, इसलिए दिमाग में रखिए, पेशवा बेसिकली प्रधानमंत्री होते थे। और अमात्य क्या होता था, ठीक है, ये बेसिकली ध्यान देंगे इकोनॉमिक डिपार्टमेंट से संबंधित था, यानी वित्त एवं राजस्व मंत्री होता था, ठीक है। ये दो चीज पहले अपने दिमाग में रखिए कि पेशवा और अमात्य, पेशवा प्राइम मिनिस्टर होता था और अमात्य कौन होता था, वित्त एवं राजस्व मंत्री। ध्यान देंगे इस टाइम का जो विदेश मंत्री होता था उसको दबीर कहा जाता था, सुमंत या दबीर, सुमंत कहा जाता था या दबीर कहा जाता था, ठीक है, सुमंत या दबीर। ये 3 पोस्ट मैंने क्यों बोला कि रुके करवा दिया, क्योंकि ये 3 पे क्वेश्चन बने हुए हैं, तो ये 3 तो आपको कंफर्म याद रखना चाहिए। ध्यान देंगे, सुमंत या दबीर कहा जाता था। देखिए, सुमंत या दबीर विदेश मंत्री कहा जाता था। तो आप लोग 3 समझ गए, पेशवा, अमात्य और सुमंत या दबीर। अब क्या है, वाक्यान्विश, ठीक है, वाक्यान्विश के ऊपर क्या क्वेश्चन पूछना है, ध्यान देंगे। जो वाक्यान्विश था ये राजा के दैनिक कार्यों और दरबार के प्रतिदिन के कार्रवाइयों का विवरण रखता था। बेसिकली क्या है, राजा के दैनिक कार्य हो या दरबार का दैनिक कार्य हो, उसका जो विवरण रखता था जिसके पास, वो वाक्यान्विश था, ठीक है। तो वाक्यान्विश क्या है कि डेली के प्रशासन से संबंधित एक पोस्ट थी या एक मंत्री थे, ठीक है, ऐसे लोग कह सकते हैं। पंडित राव, नाम में ही पंडित वर्ड है, तो ध्यान देंगे विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदान का दायित्व क्या है, इनका था, ठीक। न्यायाधीश मतलब जुडिशरी, तो मुख्य न्यायाधीश हो गया, ठीक है। सारे नौबत बेसिकली सेनापति होता था, इस को ध्यान देंगे। तो जाहिर सी बात है कि किसी के भी मेन पोस्ट क्या होती है, मेन पोस्ट होती है कि वह प्रधानमंत्री हो, ठीक है, जो अर्थ मंत्री है यानी अमात्य है, ठीक है, और जो विदेश मंत्री है, ठीक है, तो ध्यान देंगे विदेश मंत्री हो गया सुमंत एवं दबीर, ठीक है, सेनापति। तो यही सब मेन पोस्ट होती है, तो यही सब मेन पोस्ट है भी, ठीक। तो ये तो हो गया बेसिकली इनका। समय के साथ जब शिवाजी के उत्तराधिकारी देखेंगे, तो ये शिवाजी के उत्तराधिकारी थे, ठीक है। शिवाजी के 2 पुत्र थे, संभाजी और राजाराम। संभाजी जो थे ये इनके बड़े पुत्र थे, ध्यान देंगे शिवाजी के बड़े पुत्र का नाम था संभाजी, और छोटे जो पुत्र थे राजाराम, ये कनिष्ठ पुत्र थे, ध्यान देंगे, और राजाराम कनिष्ठ पुत्र थे। क्योंकि संभाजी अरेस्ट हो जाते हैं, ठीक है, औरंगजेब के ड्यूरेशन में, तो यहाँ पे राजाराम के थ्रू क्या है, जब शिवाजी की मृत्यु होगी तो राजाराम यहाँ पे बेसिकली चीजें चलाते हैं। हालांकि आगे क्या है, आगे चूंकि संभाजी को भी छोड़ ही दिया गया है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, राजाराम, ये दो लोग तो ऑर्डर में, अगर देखिए एक तो क्या ना कि एक तो आपको ऑर्डर पूछ सकता है, आपको मैच करना होगा संभाजी, राजाराम, ताराबाई। हालांकि ताराबाई बेसिकली लेडीज थी, वो राजाराम की पत्नी थी, ध्यान देंगे, राजाराम की पत्नी थी, ठीक है। राजाराम के बच्चे का नाम था शिवाजी द्वितीय। तो शिवाजी द्वितीय जब गद्दी पे बैठे तो इनकी उम्र केवल 4 वर्ष थी। तो 4 वर्ष का क्या राजा चलाएगा शासन व्यवस्था, तो चूंकि 4 वर्ष का राजा शासन व्यवस्था नहीं चला पाएगा, इसलिए इनकी माता जी इनको सपोर्ट क्या करती थी। तो यानी ये केवल प्रतीकात्मक राजा होते थे, समस्त निर्णय कौन लेती थी, ताराबाई लेती थी। तो हम लोग कह सकते हैं ऑर्डर देगा तो संभाजी के पास से राजाराम, राजाराम के पास से ताराबाई, ताराबाई के पास से साहू जी। इस तरह से आप लोग को मैच कराना है अगर ऑर्डर में देगा तो। यहाँ पे क्वेश्चन एक बार इसी बात शायद हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन या किसी कहीं अभी रिसेंट में क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन एक ऐसा शिवाजी का उत्तराधिकारी था जो कि एक महिला संरक्षक के संरक्षण में शासन व्यवस्था चलाया है, तो वो शिवाजी द्वितीय थे, जाने के वो शिवाजी द्वितीय थे, ठीक है।
अब यहाँ पे दो व्यवस्था आपके दिमाग में होना चाहिए, एक तो सरंजामी प्रथा आपको याद रहना चाहिए, दूसरा चौथ एवं सरदेशमुखी। देखिए चौथ क्या थी, तो चौथ बेसिकली एक चौथाई, चार से मतलब आप समझेंगे कि 1/4, पहली बात तो दिमाग में रखिए कि चौथ 1/4 लेती थी। चौथ 1/4 ली जाती थी बेसिकली उन क्षेत्रों से, ठीक है, कि जो विजित क्षेत्र थे, ठीक है, उनसे चौथ लिया जाता था कि भैया हम लोग क्या है, ठीक है, इनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से। और ये विजित क्षेत्र थे बेसिकली, इसको ध्यान में रखेंगे। तो विजित क्षेत्रों से क्या है कि चौथ 1/4 टोटल उपज का 1/4 पार्ट, यानी रेवेन्यू का 1/4 चौथ ले जाता था, और सरदस्मुखी ओवरऑल 10%, ठीक है। सरदस्मुखी कितनी जाती थी, तो 10% सरदस्मुखी ली जाती थी। तो चौथ एवं सरदस्मुखी क्या हो गया, ये चीज उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे कि चौथ और सरदस्मुखी क्या था, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक। सरंजामी प्रथा देखेंगे। तो सरंजामी प्रथा क्या था कि सरंजामी प्रथा भू राजस्व से संबंधित था। तो हमने देखें कि सरंजामी प्रथा, ठीक है, ये भी भू राजस्व से संबंधित था। और चौथ एवं जो सरदस्मुखी था, बेसिकली ये भी क्या है, रेवेन्यू का एक माध्यम था। चौथ एवं सरदस्मुखी इनके रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा होता था, और ऐसा ही चौथ एवं सरदस्मुखी एक कारण था मराठाओं के पतन का। इस चीज को जानेंगे, क्योंकि ये जबरदस्ती दिया जाता था। देखेंगे चौथ क्या था कि चौथ मैंने बता दिया कि ये 1/4 भाग था, ठीक है। और ये गैर मराठा क्षेत्र थे, जो कि मराठा आक्रमण से बचने के बदले इनसे वसूला जाता था, ठीक है। ये गैर मराठा क्षेत्र थे। सरदस्मुखी तुमको पता कि ओवरऑल 10% इसको लिया जाता था। तो ये दो चीज मेरे कहने मतलब है कि आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद से पेशवाओं की बारी आती है। मराठाओं में पेशवाओं का जो दौर होता है, तो बालाजी विश्वनाथ, पेशवा बाजीराव प्रथम, ठीक है। अगला क्या है, बाजीराव, फिर माधवराव प्रथम, फिर नारायण राव, फिर रघुनाथ राव, फिर माधवराव नारायण, फिर बाजीराव द्वितीय। ये बेसिकली आपके महत्वपूर्ण पेशवा थे। ऑर्डर आप लोग को याद करना है, ऑर्डर पेपर में आएगा। बालाजी विश्वनाथ की बात से आते हैं, पेशवा बाजीराव प्रथम, ध्यान देंगे, ये दोनों नाम याद करिए आप लोग पहले। बालाजी विश्वनाथ की बात से आते हैं, पेशवा बाजीराव प्रथम, दो चीज, दो नाम याद कर लीजिए, बाकी सारे नाम मैच हो जाएंगे। नेक्स्ट का ध्यान देंगे, बालाजी विश्वनाथ और पेशवा बाजीराव प्रथम। अब देखिए, अगर आप लोग ये बोल गए कि इन दोनों में से कौन पहले था कौन दूसरे था, तो तीसरा वाला नाम याद कर लीजिए, बालाजी बाजीराव। कोई एक नाम, अगर तीसरा नाम याद हो गया ना, तो ये क्रम पता लेंगे। जैसे देखेंगे बालाजी बाजीराव क्या है, पहला क्या है, पहला वर्ड जो बालाजी है वही पहले यहाँ पे पेशवा में से हो गया, बालाजी विश्वनाथ। दूसरा जो बाजीराव है वो दूसरे वाले में से लिया गया है। तो पेशवा बाजीराव प्रथम में से बाजीराव लेके बाबाजी में से बालाजी लिया गया है, पिताजी में से बाजीराव लिया गया है, तो बालाजी बाजीराव बन गया है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये क्रम में आएगा ना, तो माधवराव प्रथम चौथे नंबर पे है, इस चीज को दिमाग में रखना है। उसके ऊपर बालाजी बाजीराव है, पहले नंबर पे बालाजी है, दूसरे नंबर पे बाजीराव है। पहले नंबर पे बालाजी विश्वनाथ हो गया, दूसरे नंबर पे बाजीराव, तो पेशवा बाजीराव प्रथम। बालाजी विश्वनाथ के बारे में क्या लिखा है कि बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक कहे जाते हैं, ध्यान देंगे, शिवाजी के बाद। प्रथम जो बाजीराव प्रथम थे, उनके बारे में कहा जाता है कि ये एक श्रेष्ठ सेनापति थे। मालवा के साथ साथ गुजरात पे भी इन्होंने विजय पाई थी। बाजीराव द्वितीय के बारे में कहा जाता है, ठीक है, कि बालाजी बाजीराव के काल में मराठे अपनी शक्ति से दक्षिण से चौथ एवं सरदेशमुखी चुनने लगे थे या लेने लगे थे, ठीक है। तो चौथ एवं सरदेशमुखी जो व्यापक तौर पर लिया जाता था, वो जो बालाजी बाजीराव थे, इनकी शक्ति के थ्रू, क्योंकि ये पराक्रमी थे, लोगों को पता था अगर अटैक करेंगे तो छह छोटा कर देगा, ठीक। अब ये मेरे कहने का मतलब है, ये क्रम है, आप लोग को याद रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, कह रहा कि 1818 में पेशवा का पद क्या है, टोटली समाप्त कर दिया गया पूरी तरीके से। और जो बाजीराव द्वितीय है, ध्यान देंगे, ये बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा यही है, बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय को क्या है, 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के बदले कानपुर के बिठूर में भेज दिया जाएगा। तो कितना पेंशन दिया था इनको, 8 लाख रुपए पर ईयर। और यही जब पेंशन इनका बंद किया जाएगा ना, इनके उत्तराधिकारी को, तो फिर क्या होगा, नाना साहब का समस्या आ जाएगा, और 1857 में लड़ाई कर बैठेंगे, ठीक है। 1857 में लड़ाई का एक कारण यहाँ पे कानपुर वाले सेक्टर में ये था, ठीक है। तो बालाजी द्वितीय को अंग्रेजों ने 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष पेंशन के आधार पर क्या है, उनको बिठूर भेज दिया था, ठीक है। एक यहाँ पे लिखा है कि मोडी लिपि का प्रयोग मराठा अभिलेखों में किया जाता था। तो ये दो फैक्ट्स है, ये दोनों फैक्ट को दिमाग में रहने चाहिए, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे ब्लॉक्स लिखे गए, जो ब्लॉक मैंने नहीं पढ़ा था, ये ब्लॉक एक बार आप लोग देख लीजिए। अकबर से क्या है, थोड़े से ये ब्लॉक ब्लॉक में जो है वो चीज इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा देख लेने का। ये देखिए,
अकबर के जो महत्वपूर्ण कार्य है उनका क्रम पूछ देता है, तो अपने दिमाग में रखेंगे। दास प्रथा का अंत उसने 1562 में किया। दास प्रथा के बाद से पर्दा प्रथा का अंत किया। ठीक है, जूम कर दूं मैं। पर्दा प्रथा के बाद से तीर्थकर की समाप्ति की। तो दास खत्म, फिर पर्दा खत्म, पर्दा खत्म, तो जाहिर सी बात है आप घूम सकते हो, यानी तीर्थ यात्रा कर सकते हो। ध्यान देंगे, तो दास प्रथा खत्म, पर्दा प्रथा खत्म, ठीक है, और तीर्थ यात्रा कर खत्म। तो यानी सीधी सी बात है कि आप ये 3 क्रम याद कर लीजिए, दास प्रथा, पर्दा प्रथा, तीर्थ यात्रा। अब उसके बाद से क्या करेगा, ये जजिया कर खत्म करेगा, फिर फतेहपुर सीकरी की स्थापना करेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे। उसके बाद से इबादत खाने की स्थापना करेगा। इबादत खाना के बाद से मजहर की घोषणा करेगा। ध्यान देंगे। उसके बाद से दीन इलाही की स्थापना करेगा, फिर इलाही संवत की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऑर्डर क्या है कि आपके पेपर में अकबर से भी क्वेश्चन आ सकता है बन के। ये ब्लॉक में अच्छा लिखा था, इसको मैंने नहीं पढ़ा था, ये बता दिया। अगला जो ब्लॉक था जिसको मैंने नहीं बताया था वो देख लेते हैं। ये था औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था, हम लोगों ने पढ़ दिया। ठीक है, जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख, फारूक शेर को घृणित कायर, रफीउद दरजात को कठपुतली शासक, मोहम्मद शाह को रंगीला, बहादुर शाह प्रथम को साहिब खबर, बहादुर शाह द्वितीय को जफर कहा जाता था। तो ये इनके जो डुप्लीकेट नाम थे उसको देख लेंगे। ठीक है, ये कुछ स्थापत्य है जिसका निर्माण किसने कराया। आगरा फोर्ट का निर्माण अकबर ने, फतेहपुर सिकरी का अकबर ने, ताजमहल का शाहजहां ने, जामा मस्जिद जो दिल्ली वाली है उसको शाहजहां ने, लाल किला को किसने। ठीक है, तो ये देख लेंगे। उसका से बीवी का मकबरा औरंगजेब ने। तो ये चीज बेसिकली हम लोग पढ़े हुए भी है, एक क्रम में लिखा था, वो देख लिए। महत्वपूर्ण बुक्स तुझू के बाबरी हम लोग देखे हुए हैं, बाबर ने लिखा था। तारीख रशीदी हम लोग नहीं देखे थे, याद रख लेंगे। मिर्जा हैदर दुगलत ने लिखा है। हुमायूं नामा को हम लोग नहीं पढ़ चुका है, तो गुलबदन बेगम ने लिखा था। तारीख सलातीन ए अफगान अहमद यादगार ने लिखा है। हबील उस सियार एवं कानून हुमायूनी ये खोंदमीर ने लिखा है। ठीक है, तारीख शेरशाही अब्बास खां सरावनी ने। ठीक है, अकबरनामा को अबुल फजल ने, तबकात अकबरी को निजामुद्दीन अहमद ने। ठीक है, मुंतखब उत तवारीख ये अब्दुल कादिर बदायूनी ने। इकबाला इकबाल नामा ए जहांगीरी मोतमिद खान ने। ठीक है, तजकिरातुल वाकियात जोहर अफ्ताबची। ठीक है, तो वाकियात ए मुस्ताकी। ठीक है, इसको लिखा है रिच कुल्ला मुस्ताकी। ये पीडीएफ मैं दे दूंगा, इसको आप लोग को रिवीजन नहीं करना है, रिवीजन कर लेंगे 1 2 बार 3 बार, इसको 3 4 बार कर लेना है। बुक से क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है, मुगल कालीन यहाँ पे कुछ ऑफिसर्स के नाम लिखे हैं। मुस्तफी लेखा परीक्षक को कहा जाता था। मुशरिफ सलेखागार को। मीर जो बर था वो वन अधीक्षक था। मीर बहर जो था वो जल सेना का प्रधान था। वक्यानविस सूचना अधिकारी था। ठीक है, और जो सवानी गिनार था वो समाचार लेखक था। खुफिया नविश जो था वो गुप्तचर था। खुफिया से मतलब गुप्तचर हो गया। हरकारा जो था वो जासूस एवं संदेश था। तो ये सब क्वेश्चन ब्लॉक में है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये उम्मीद करेंगे आप लोग चीजें समझे होंगे। ठीक है, इसको देख लेना है। ये मध्यकालीन जो मुद्रा है, मुहर, संसब, ठीक है, और इलाही, इन तीनों को अकबर ने चलाया था। मुहर, संसब और इलाही को, ये तीनों को अकबर ने चलाया था। मुहर सोने का सिक्का था, संसब भी सोने का सिक्का था, इलाही भी सोने का सिक्का था। लेकिन अकबर के द्वारा चलाया गया संसब जो है वो सबसे बड़ा सोने का सिक्का था। अकबर ने 3 सोने के सिक्के चलाए, मुहर, संसब और इलाही। इनमें सबसे बड़ा था सोने का सिक्का जो था वो था संसब। ठीक है, शेरशाह ने एक रुपया चला था जो कि चांदी का सिक्का था। और शेरशाह ने जो ये चांदी का सिक्का चला था, ये मुगल जो आपका इंग्लिश जब तक आ जाते हैं, जब तक उनकी कॉइन्स नहीं आती है तब तक ये चलता रहता है। ध्यान देंगे। ठीक है, निसार नामक एक सिक्का जहांगीर ने चला था जो कि तांबे का सिक्का था। ठीक, तो ये सब क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, तो अपने दिमाग में रखेंगे। इसके बाद से आपकी वो मराठा का चूंकि उत्कर्ष हम लोग समझ चुके हैं, यहां से बेसिकली अब क्या है, ठीक है, यहां से हम लोग कल से यूरोपीय कंपनी के आगमन से चीजें स्टार्ट करेंगे। इस चीज को दिमाग में रखेंगे। ठीक है, यूरोपीय कंपनी के आगमन से। तो यहां तक की चीजें आपकी खत्म हो चुकी हैं, उम्मीद करते चीजें बेहतर लगी होंगी। थोड़ी सी चीजें रटने वाली थी और जहां पे एकदम समझाने का चांस नहीं था, उस चीज को मैं भगा दे रहा हूँ। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो ऑब्जेक्टिव है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उनको एक बार रटवा दिया जाए। ये मेरी तरफ से प्रयास है, आपको भी मैक्सिमम रिवीजन करना ही करना होगा चीजें बहुत बेहतर करने के लिए। जय हिंद।